नमस्कार, वीएनएम स्टूडियो से मैं सोनल भारद्वाज आप सभी का वीएनएम टीवी के बुलेटिन में स्वागत करती हूं। देश, दुनिया, शहर, जिले की तमाम खास खबरें आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। देखते हैं क्या रही आज की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली दौरे पर। G7 समिट में मैक्रो सुनक से मिले मोदी। अमरेली में बोरवेल में गिरी 1.5 वर्ष की आरोही, 50 फीट गहरे बोरवेल में फंसी बच्ची। और वडोदरा की एमएसयू में एडमिशन पर बवाल, सीएम और पीएम तक पहुंचा मामला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार देर रात G7 समिट के लिए इटली पहुंचे। उनका प्लेन रात 3:30 बजे अपुलिया के ब्रिंडसी एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। यहां प्रधानमंत्री ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो और ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक से मुलाकात की। उन्होंने दोनों नेताओं को गले से लगाया। इसके बाद उनके बीच बैठक हुई। इसके बाद पीएम इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की समेत कई वर्ल्ड लीडर्स से मुलाकात करेंगे। तीसरी बार भारत का प्रधानमंत्री बनने के बाद ये नरेंद्र मोदी का पहला विदेश दौरा है। इस पर मोदी ने एक पोस्ट में लिखा कि G7 समिट में हिस्सा लेने के लिए इटली पहुंच गया हूं। विश्व नेताओं के साथ सार्थक चर्चा में शामिल होने के लिए उत्सुक हूं। साथ मिलकर हमारा लक्ष्य वैश्विक चुनौतियों का समाधान करना और उज्जवल भविष्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है। उन्होंने समिट के लिए रवाना होने से पहले कहा था कि उन्हें इस बात की खुशी है कि वो पहले विदेश दौरे पर इटली जा रहे हैं। G7 देशों की बैठक में पहली बार कैथोलिक चर्च के प्रमुख पोप फ्रांसिस भी शामिल होने वाले हैं। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बाइडेन और तुर्की के राष्ट्रपति समेत कई देशों के हेड से भी मुलाकात करेंगे। गुजरात में अमरेली के सुरखपुरा गांव में वाड़ी विस्तार में भनुभाई भीखाभाई कड़किया के खेत में अन्य प्रांत की 1.5 वर्ष की बच्ची आरोही खेलते खेलते बोरवेल में फंस गई। 50 फीट की गहराई में बच्ची फंस गई है। घटना की खबर मिलते ही तालुका मामलतदार और अग्निशमन दल घटना स्थल पर पहुंचा। फायर रेस्क्यू टीम ने काम शुरू कर दिया है एवं बोर में ऑक्सीजन पाइप डाली गई है ताकि बच्ची को सांस लेने में तकलीफ ना हो। उसे बाहर निकालने की पूरी कोशिश की जा रही है। गुजरात के वडोदरा में स्थित एमएस यूनिवर्सिटी में चल रहे एडमिशन विवाद ने बड़ा रूप ले लिया है। विद्यार्थियों ने अभिभावकों के साथ हेड ऑफिस पर एडमिशन मामले हंगामा किया। अभिभावकों ने एमएस यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिए जाने की कड़ी मांग की है। यदि उनकी मांग नहीं मानी गई तो उन्होंने आंदोलन की धमकी दी है। इस वर्ष एमएस यूनिवर्सिटी में कक्षा 12वीं में पास विद्यार्थियों को एडमिशन न दिए जाने के मुद्दे छात्रों में चिंता है। इस मुद्दे को लेकर एमएस यूनिवर्सिटी में सांसद और विधायक को बुलाने की भी बात कही गई। इसको लेकर चल रहे विरोध के चलते संविधान बचाओ समिति वडोदरा द्वारा रावपुरा जीपीओ से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को पत्र लिखा गया और वाइस चांसलर को पद से हटाने की मांग की गई है। जिनके माध्यम से यह पत्र लिखा गया उन महेश भाई सोलंकी ने इस बारे में समग्र जानकारी दी। સ્થાનિક વિદ્યાર્થીઓ જે લોકો ફર્સ્ટ યર બીકોમમાં આ વર્ષે એડમિશન લે છે તે લોકો માટે આ લોકો સીટોમાં જે ઘટાડો કર્યો છે તેના કારણથી આજે વિદ્યાર્થીઓ આંદોલન કરવા માટે આવ્યા છે, પોતાનું વિરોધ પ્રદર્શન તે કરી રહ્યા છે, રજૂઆત કરવા માટે આવ્યા છે। પરંતુ આ યુનિવર્સિટીના સત્તાધીશો વિદ્યાર્થીઓ અને વિદ્યાર્થી નેતાઓની કોઈ પણ રજૂઆત સાંભળતી નથી અને ઉપરથી ધમકી આપે છે કે તમારા ઉપર કેસ કરીશું। તો આ કોઈના બાપનું રાજ છે। ગુજરાત રાજ્ય સરકાર દ્વારા કોઈ પણ જગ્યાએ ઉલ્લેખ નથી કરવામાં આવ્યો કે વડોદરા શહેરના સ્થાનિક વિદ્યાર્થીઓની બેઠકો ઘટાડવામાં આવે। તો આ યુનિવર્સિટી કોના કેવા પર કરે છે એ જ અમારો પ્રશ્ન છે। शहરના દરેક સ્થાનિક વિદ્યાર્થીઓ માટે સીટો વધે તેવી અમારી માંગ છે। गुजरात के अहमदाबाद के दानी लिमड़ा विस्तार के पटेल मैदान में स्थित कपड़े के गोदाम में भीषण आग लगी। इस आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम द्वारा 12 से अधिक फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के साथ आग पर काबू करने का काम जारी है। घटना स्थल पर फायर अधिकारियों और जवानों द्वारा कड़ी मशक्कत की जा रही है। यह आग आसपास के गोदाम तक भी फैल गई है। घटना स्थल पर पुलिस और ट्रैफिक पुलिस मौजूद है।
गुजरात के प्रसिद्ध तीर्थधाम में 10 दिवसीय गंगा दशहरा महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें रोजाना बड़ी संख्या में भाविक भक्त शामिल हो रहे हैं। 10 दिवसीय गंगा दशहरा महोत्सव के मौके पर 7वें दिन वडोदरा की पूर्व सांसद रंजनबेन भट्ट समेत के अग्रणियों ने भी उपस्थित रहकर मां नर्मदा की पूजा की। 7 जून से 16 जून तक मनाए जा रहे गंगा दशहरा महोत्सव अंतर्गत ऐतिहासिक मल्हार राव घाट के किनारे विद्वानों द्वारा वेदों और मंत्रोच्चार के साथ नर्मदा की पूजा आरती समेत के आयोजन हो रहे हैं, जिसमें बड़ी संख्या में भाविक भक्त शामिल हो रहे हैं। गुजरात અને એમાં મધ્ય ગુજરાત અને એમાંય વળી વડોદરા જિલ્લાનું ચાણોદ જ્યાં આગળ માં નર્મદા સુંદર મજાની વહેતી હોય અને 10 દિવસ ગંગા મૈયા નર્મદાજીને મળવા આવે અને મારા આખાય ગુજરાતના લોકો ગંગા દશેરા 10 દિવસ ગંગાજીની આરતી સાથે સાથે નર્મદાજીની આરતી પૂજા અભિષેક જે કરવાનો અહીંયાના અમારા બ્રાહ્મણ પંચાયતના સરપંચ અને ગામના લોકો જે રીતે વ્યવસ્થા કરે છે હું ખૂબ ખૂબ અભિનંદન અને વંદન કરું છું. સાથે માં ગંગાના આશીર્વાદ મળે છે, નર્મદાજીના આશીર્વાદ મળે છે. હજારો ભક્તો અહીંયા દરરોજ સાંજે માં ગંગાજીની માં નર્મદાજીની આરતી પૂજા અભિષેક કરવા અહીંયા આવે છે. હું ગામના સૌ તમામ લોકોને ગામના સરપંચશ્રીને સાથે સાથે દર્ભાવતીના ધારાસભ્ય શૈલેષભાઈ મહેતા તેઓની આ વિધાનસભા લાગે અને તેઓ પોતે પણ આ વ્યવસ્થા સારી રીતે રહે એની હંમેશા વ્યવસ્થા કરતા હોય. ખાસ મારા સૌ ભૂદેવ ભાઈઓને ખૂબ અભિનંદન આપું કે અહીંયા રહેતા ભૂદેવ ભાઈઓ પોતે સ્વેચ્છાએ જે રીતે સેવા કરે છે, દરેક લોકોને સરસ પૂજા કરાવી, સરસ આરતી કરાવી અને કોઈને અનિચ્છનીય ઘટના ન થાય એની પણ કાળજી રાખવી. આ મારા માછી ભાઈઓ જે પોતાની હોડી રાખવી અને ક્યાંક કોઈને તકલીફ પડતી હોય તો એ જરૂર વ્યવસ્થા કરી આપવી. આ સુંદર બધાઈ વ્યવસ્થા મારા ચાંદોદ ખાતે કરવામાં આવે છે. न्यूज रूम से खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए VNM न्यूज। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। VLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। વેલકમ ટુ કોર્ટયાર્ડ પેલેડિયમ. 3 BHK લાર્જ સાઇઝ અપાર્ટમેન્ટ્સ જ્યાં તમને મળશે એક ગ્રેન્ડ લિવિંગ રૂમ વિથ એન અમેઝિંગ વ્યૂ, સાથે એક કમ્ફર્ટેબલ ડાઇનિંગ એરિયા, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing, so grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit.
भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक लड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर, आपका जॉय, भारत का जॉय। गुजरात के मौसम विभाग ने साइक्लोनिक सर्कुलेशन सक्रिय होने पर मानसून नवसारी तक पहुंचने की बात कही है। गुजरात स्टेट के लिए फोरकास्ट दिया जा रहा है। वो आज की बात करेंगे तो आइसोलेटेड प्लेसेस पे लाइट टू मॉडरेट रेन और साथ में थंडरस्टॉर्म की वार्निंग दी गई है। और जो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे लाइट से मॉडरेट रेन और साथ में थंडरस्टॉर्म होंगे वो डिस्ट्रिक्ट है बनासकांठा, गांधीनगर, अहमदाबाद, दाहोद, छोटा उदयपुर, नर्मदा, सूरत, डांग, नवसारी, वलसाड़, तापी, दमन और दादरा नगर हवेली। और कल की बात करेंगे डे 2 के लिए तो आइसोलेटेड प्लेसेस पे लाइट टू मॉडरेट रेन साथ में थंडरस्टॉर्म की वार्निंग दी गई है। और जो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे लाइट टू मॉडरेट रेन साथ में थंडरस्टॉर्म होंगे वो डिस्ट्रिक्ट है दाहोद, छोटा उदयपुर, डांग, नवसारी, वलसाड़, तापी, दमन और दादरा नगर हवेली। और डे 3 की बात करेंगे तो डे 3 में भी आइसोलेटेड प्लेसेस पे लाइट रेन और साथ में थंडरस्टॉर्म की वार्निंग दी गई है। और जो डिस्ट्रिक्ट है वो है गांधीनगर, अरावली, अहमदाबाद, नवसारी, वलसाड़, तापी, दमन, दादरा नगर हवेली। और डे 4, डे 5 और डे 6 की बात करेंगे तो आइसोलेटेड प्लेसेस पे लाइट टू मॉडरेट रेन दिया गया है। और जो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे लाइट टू मॉडरेट रेन होगी वो डिस्ट्रिक्ट है नवसारी, वलसाड़, तापी, दमन और दादरा नगर हवेली। और डे 7 की बात करेंगे तो डे 7 के लिए लाइट से मॉडरेट रेन का आइसोलेटेड प्लेसेस पे पूर्वानुमान दिया गया है। और जो डिस्ट्रिक्ट है वो है नर्मदा, सूरत, डांग, नवसारी, वलसाड़, दमन, दादरा नगर हवेली। और सौराष्ट्र रीजन की बात करेंगे तो सौराष्ट्र रीजन के लिए आज के लिए जो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे लाइट टू मॉडरेट रेन साथ में थंडरस्टॉर्म की वार्निंग दी गई है वो डिस्ट्रिक्ट है सुरेंद्रनगर, जूनागढ़, अमरेली, भावनगर और कोटा शामिल है। और डे 2 की बात करेंगे तो डे 2 के लिए अमरेली और भावनगर में लाइट टू मॉडरेट रेन साथ में थंडरस्टॉर्म की वार्निंग दी गई है। एक सभा में आरएसएस के नेता इंद्रेश कुमार ने बीजेपी के अहंकार को लेकर तंज कसा। वहीं मोहन भागवत ने मणिपुर पर सवाल उठाया। इससे यह सवाल उठता है कि क्या बीजेपी और आरएसएस के बीच सब कुछ सही है? अभी इस 2024 में भी राम राज्य का विधान देके लोकतंत्र के परम में कैसा है। जिन्होंने राम की भक्ति की पर धीरे धीरे अहंकार आ गया, उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर दिया। और उसका और जो पूरा उसको मत मिलना चाहिए, जो शक्ति मिलनी चाहिए, वो भगवान ने अहंकार के कारण दिया। जिन्होंने राम का विरोध किया उनमें से किसी को भी शक्ति नहीं दी, सब मिलकर भी नंबर 1 इन्होंने नंबर 2 पर खड़े कर दिए। अब 1 साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है। उसके पहले 10 साल शांत रहा, पुराना गन कल्चर समाप्त हो गया ऐसा लगा। और अचानक जो कलह वहां पर उपज गया या उपजाया गया, उसकी आग में अभी तक जल रहा है, त्राही त्राही कर रहा है। कौन उस पर ध्यान देगा? प्राथमिकता देके उसका विचार करना ये कर्तव्य है। गुजरात की वडोदरा की ITM SLS यूनिवर्सिटी में उषा मेहता के नाम पर देश का पहला कम्युनिकेशन लैब बनाया गया है, जिसके इनॉग्रेशन के लिए खास मेहमानों को आमंत्रित किया गया। आप सभी को याद होगा कुछ वक्त पहले सारा अली खान की एक मूवी रिलीज हुई है जिसका नाम है ए वतन मेरे वतन। ये मूवी क्यों खास है इसका एक इंट्रो आपको दे देती हूँ। ज़्यादा लोगों को उषा मेहता के बारे में कोई जानकारी नहीं होगी। ये मूवी बेस्ड है उषा मेहता की ज़िंदगी पर। उन्होंने अपना जो योगदान दिया है फ्रीडम फाइटिंग में, उस कहानी को दर्शाती ये फिल्म बनाई गई है, जिससे इस फिल्म के बनने के बाद में काफ़ी लोगों को उषा मेहता के बारे में मालूम हुआ। उषा मेहता जो गुजरात के सूरत में जन्मी और बाद में उन्होंने अपनी हिम्मत और जज्बे से फ्रीडम फाइटिंग में अपना एक बहुत बड़ा योगदान दिया है।
इस फिल्म की स्टार कास्ट ITM SLS बड़ौदा यूनिवर्सिटी में पैनल डिस्कशन के लिए आई। ITM SLS बड़ौदा यूनिवर्सिटी में उषा मेहता के नाम पर पहला ऐसा लैब बनने जा रहा है, पहला ऐसा कम्युनिकेशन लैब बनने जा रहा है जहां पर मीडिया के स्टूडेंट्स को जो जर्नलिज्म की चीज़ें होती हैं वो सिखाई जाएंगी। ये लैब कितना खास है, और सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ITM SLS बड़ौदा यूनिवर्सिटी ऐसी पहली यूनिवर्सिटी है जहां जो उषा मेहता के नाम पर एक कम्युनिकेशन लैब बनाई। मैं आपको बता दूं कि ITM SLS बड़ौदा यूनिवर्सिटी पहली ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां पर उषा मेहता के नाम पर पहली कम्युनिकेशन लैब बनाई गई है। उषा मेहता को ये रिकॉग्निशन इस फिल्म के बाद मिली है। कई ऐसे योद्धा हैं, कई ऐसे फ्रीडम फाइटर्स हैं हमारे देश के जिनका जिक्र हमें इतिहास के पन्नों में नहीं मिलता, लेकिन कई बार जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है हमारी, वो ऐसी कहानियाँ हमारे सामने लेकर आ जाती हैं, ऐसे किरदारों को हमारे सामने लेकर आती है जिससे हमें और भी ज़्यादा गर्व महसूस होता है। इस फिल्म को लिखने वाले जो राइटर हैं दरब फारूकी और इस फिल्म के डायरेक्टर कनन अय्यर को यहाँ पर इन्वाइट किया गया पैनल डिस्कशन के लिए। तो चलिए अब आपको पैनल डिस्कशन और साथ ही साथ जो लैब है उसकी एक झलक दिखा देते हैं। तो वायलेंस क्या है? अगर हम सही रूप से देखेंगे कि जब देश में अंग्रेजों रेलवे लाइन उखाड़ के उसको रोक देते हैं, तो ये उस समय वायलेंस नहीं है। इट वॉज टू पैरालाइज द एंटायर गवर्नमेंट। टैक्स नहीं देना है, टैक्स हमसे ले रहे हैं। तो चलिए अब बात करते हैं ए वतन मेरे वतन के डायरेक्टर कनन अय्यर से। उन्होंने अभी यहाँ पर इनॉग्रेशन किया है। मैं सबसे पहले जानना चाहूँगी सर, आपने जो मूवी आप लेकर आए हैं उसका कॉन्सेप्ट बहुत ही अलग है और वो एक ऐसी कहानी है जो लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है, जिसके बारे में कभी जिक्र नहीं हुआ। और आज उषा मेहता के नाम पर ITM SLS में पहली बार कम्युनिकेशन लैब स्टूडियो का इनॉग्रेशन हुआ है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, फिल्म में एक लाइन है कि गुमनाम नायक किसी भी नायक से बड़ा होता है ना। तो हमने जब फिल्म बनाई, हमने सपनों में भी नहीं सोचा होगा कि एक बड़े यूनिवर्सिटी में उषाबेन मेहता के नाम को लेकर एक कम्युनिकेशन लैब खोला जाएगा, या अ लैब इज़ नेम्ड आफ्टर हर। क्या बोलूँ, it's just a great honor to her that ITM University has done, right? And this is the very least a communication lab or a university can do to honor one of the great heroines of the Indian freedom movement. और ये बहुत ही appropriate है कि एक communication lab उनके नाम पर नाम दिया है, उनका नाम, क्योंकि उनका जो मेन कंट्रीब्यूशन है द फ्रीडम मूवमेंट, इट वाज ऑल अबाउट इनोवेटिव कम्युनिकेशन। तो माय होप इज़ दैट द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स इन दिस लैब आर एज इनोवेटिव एज पॉसिबल। दे एक्वायर यूनिक स्किल्स after being inspired by Ushaben Mehta. That's the best I can say. जैसा कानन सर ने कहा कि उषा मेहता की जो ये कहानी है, इसका आइडिया कहीं ना कहीं दरब सर का था, जो इस फिल्म के राइटर हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगी सर कि ये आइडिया कि इस पर एक फ़िल्म बन सकती है, ये आइडिया आपको कहाँ से आया, किस तरह से आपने इसकी शुरुआत की, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। ये तो बहुत लंबा सवाल है, आइडिया कहाँ से आया। मैं पढ़ता रहता हूँ चीज़ों को, इधर उधर कुछ ना कुछ पढ़ता रहता हूँ।
तो आई थिंक कोई आर्टिकल था या कुछ था, मुझे ऐसे याद नहीं है अब, बट शुरुआत वहाँ से हुई थी। फिर मैंने खुद ही उसके बारे में पढ़ना शुरू किया, तो गांधी जी के सोर्सेज के थ्रू मुझे फिर उषा मेहता के बारे में पता चलना शुरू हुआ। जब मेरे पास थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आ गई थी तो फिर मैंने इनको कहानी सुनाई। मैंने कहा यार इस तरह से कुछ कर सकते हैं कहानी का, एंड ही लाइक द आइडिया, देन दैट्स हाउ वी मेड इट। मतलब इससे ज़्यादा कहानी है नहीं। क्योंकि आपने रिसर्च किया है तो जाहिर सी बात है काफ़ी सारी बातें आपको जानने मिली होंगी, और एक लिमिट होती है हमारे पास में कि इतना ही टाइम है और स्टोरी को दिखाने का, तो उसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो छूट गई हो? हाँ, बहुत सारी बातें छूट गई, बहुत सारी, क्योंकि जो रियल लाइफ में ज़िंदगी में जो चीज़ें हो रही होती हैं, मतलब आप ये देखिए कि हमने मिनिमम टू मिनिमम 5-6 महीने का सफ़र 2 घंटे में दिखाया है। अब जिन लोगों ने पिक्चर देखी है तो उनके लिए ये भी सवाल होगा कि भाई तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए, वो पूरा स्किप कर दिया हमने सेक्शन। उसके बाद घर मिलना बहुत अपने आप में मुश्किल काम होता है, तो हमने वो सेक्शन स्किप कर दिया। उसके अलावा ये न्यूज़ स्प्रेड कैसे हुआ हिंदुस्तान के अंदर, वो भी हमने मोन्टाज में जल्दी जल्दी दिखा दिया, बट वो भी अपने आप में प्रोसेस था एक, वो भी कोई एकदम से तो हुआ नहीं था। तो प्रोसेसेस एक्चुअली होता ये है कि फिल्म में आपको प्रोसेसेस को क्रंच करना पड़ता है और छोटा करना पड़ता है, and that's what we did actually. So there is a lot of detail which is missing, which we know of, but that is the problem is that that's a static detail, कि वो रुकी हुई डिटेल है, वो इसके साथ प्लॉट मूव नहीं हो रहा है, ये एक जगह पे रोक रहा है, तो वो यही है बस। तो आज का ये जो प्रोग्राम था इसके बारे में जानते हैं यूनिवर्सिटी के मास कम्युनिकेशन के जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं कनिका ग्रोवर, उनसे बात करते हैं कि आज का पूरा प्रोग्राम क्या था और क्या कुछ नया उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। आज विद इवेंट्स प्राइड मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज हमने अपने डिपार्टमेंट का इनॉग्रेशन किया है, और हमने हमारे डिपार्टमेंट का जो नाम रखा है वो उषा मेहता जी के नाम पर ही रखा है। उषा मेहता जी का जो कंट्रीब्यूशन है वो हम निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कैसे रेडियो को हमारी आवाज़ बनाया, हमारे आवाम को जागरूक करा, हमारे लिए लड़ाई कि हम कैसे अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ सकते हैं, उन्होंने हमें ये सीख सिखाई है। विद इमेंस प्राइड में आज आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आज हमने हमारे कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट का जो है वो हमने आज उद्घाटन किया है। जो हमारा स्टूडियो है उसका नाम हमने उषा मेहता जी के ऊपर रखा है। आज हमारे पास उषा मेहता जी जिनके ऊपर मूवी बनी है ए वतन मेरे वतन, उसकी स्टार कास्ट आज हमारे साथ मौजूद है। डायरेक्टर कलन हमारे साथ है, और फिल्म से रिलेटेड तमाम और भी एक्टर्स एंड स्क्रिप्ट राइटर हमारे साथ मौजूद हैं। सो IIT मैसलिस बड़ौदा यूनिवर्सिटी ने अपना खुद का डिजिटल प्लेटफॉर्म भी स्टार्ट करा है, जिसे हम कैंपस कनेक्ट के नाम से बता रहे हैं। कैंपस कनेक्ट का जो फोकस है वो ये है कि जो यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं उनको हम अवेयर करें, जागरूक करें कि उनसे रिलेटेड क्या क्या सरकारी नौकरियां हैं, इंटर्नशिप्स वो लोग कहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, फेलोशिप्स कौन सी हैं जो उनको फ़ायदा करेंगी। जैसे तमाम अगर कोई हॉस्पिटल है, IIT मैसलिस बड़ौदा यूनिवर्सिटी का हॉस्पिटल भी है, तो हमारे पास प्रधानमंत्री योजना के अंदर तहत कोई भी योजना है तो उससे हम अपने लोगों को अवगत कराना चाहते हैं। ना सिर्फ यूनिवर्सिटी तक बल्कि हम चाहते हैं कि बाकी लोग भी इन्फॉर्म हो कि दिस प्लेटफॉर्म इज़ नॉट लिमिटेड टू द रीच ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ द यूनिवर्सिटी इटसेल्फ, बट आवर मोटो इज़ टू एम्पावर द यूथ, एम्पावर द स्टूडेंट्स ऑफ अदर यूनिवर्सिटी ऑफ अदर कॉलेजेस एज वेल, क्योंकि नॉलेज को हम रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, हम उसे बांध नहीं सकते हैं। तो हमारा मोटिव ये है कि जो हमारी नॉलेज है, जो इन्फॉर्मेशन है वो हर बच्चे तक पहुँचे। आज के टाइम पे जो सरकारी नौकरियां हैं उनकी इन्फॉर्मेशन ठीक से नहीं पहुँचाई जाती है, तमाम सोशल मीडिया चैनल्स होने के बावजूद भी। तो IIT मैसलिस बड़ौदा यूनिवर्सिटी ने ये इनिशिएटिव लिया है कि हर बच्चे को जॉब्स के बारे में पता चले, वो अपडेट रहे, वो पीछे ना हो। इतना इन्फॉर्मेशन फ्लक्स के चलते हुए लोगों को इन्फॉर्मेशन ठीक से नहीं मिलती है। सो दैट इज़ द मोटो एंड दैट इज़ द गो टू द पॉइंट ऑफ द यूनिवर्सिटी। गुजरात के वडोदरा की पुलिस ने 3.5 करोड़ की विदेशी शराब का जत्था नष्ट किया। वडोदरा में जोन नंबर 4 के पुलिस हद में आते पुलिस स्टेशनों द्वारा पकड़े गए 3.5 करोड़ के हजारों लीटर शराब और बियर को आज दर्जीपुरा विस्तार में आए खुले मैदान में ले जाकर नष्ट किया गया। 2023-24 के दौरान पकड़े गए शराब के जत्थे को महज 2 घंटों में ही खत्म कर दिया गया। इस कार्य के लिए संबंधित कोर्ट से मंजूरी लेकर वडोदरा पुलिस जोन नंबर 4 के DCP पन्ना मोमाया, ACP और चारों पुलिस स्टेशनों हरनी, वारसिया, बापोद और सिटी थानों के PI ने
नशाबंदी अधिकारी को साथ रखकर यह कार्यवाही की। પોલીસ દ્વારા વિવિધ કેસો કરવામાં આવે છે પ્રોહિબિશનના, અને આ પ્રોહિબિશનનો જે મુદ્દામાલ છે નામદાર કોર્ટના હુકમ બાદ જ નાશ કરી શકાય છે. આજ રોજ ઝોન 4 હેઠળના હરણી, સિટી, વારસિયા અને બાપોદ 4 પોલીસ સ્ટેશનના આ જે પ્રોહિબિશનના કેસો કરવામાં આવેલા એનું નામદાર કોર્ટમાંથી અમે હુકમ મેળવેલો છે. એ અનુસંધાને આજે એસડીએમ શ્રી, નશાબંધી અધિકારી અને ઝોન 4ના તમામ એસીપી પીઆઈની હાજરીમાં આ દારૂનો નાશ કરવા જઈ રહ્યા છીએ, અને આ ટોટલ કુલ 3.5 કરોડનો મુદ્દામાલ છે જેનો આજે નાશ થવા જઈ રહ્યો છે. आज 14 जून का दिन स्वैच्छिक रक्तदान के रूप में मनाया जाता है। इस उपलक्ष्य में जलाराम ब्लड सेंटर द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन विविध जगहों पर किया गया है। आज 14 जून के रोज ब्लड ग्रुप के खोजकर्ता वैज्ञानिक कार्लेन स्टीनर का जन्मदिन है। उनका यह जन्मदिन विश्व में स्वैच्छिक रक्तदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। जलाराम ब्लड सेंटर द्वारा सन 1986 से कई यूनिट ब्लड वडोदरा शहर और आसपास के विस्तार में स्थापित मंडलों को पहुंचाया गया है। पिछले एक साल में 2043 ब्लड यूनिट जलाराम रक्तदान केंद्र द्वारा सिल्क सेल एनीमिया और हीमोफीलिया के मरीजों को निशुल्क दान किया गया है। आज इस उपलक्ष्य में 100 से अधिक ब्लड यूनिट एकत्रित करने के उद्देश्य के साथ शहर में विविध जगह पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। खबरें अभी और भी जिन्हें लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन छोटे से अंतराल के बाद बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए VNM न्यूज। इंडियन ऑयल समझता है पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी और इसीलिए IOCL का कार्यस्थल बना इनका निवास। इंडियन ऑयल रिफाइनरी के आसपास बने हैं खूबसूरत इको पार्क, जो है हजारों प्रवासी पक्षियों, वनस्पतियों और जीव जंतुओं का बसेरा। इंडियन ऑयल प्रकृति की विविधता को कर रहा है पोषित। इंडियन ऑयल के इको पार्क है पर्यावरण के प्रति कंपनी के कमिटमेंट की पहचान। पर्यावरण संरक्षण और प्रकृति के पोषण में IOCL हमेशा आगे। हमें लड़की पसंद है। कुंडली भी मिलती है भैया, काफी हॉट है। कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही। स्विच टू RR सिग्नेचर ब्रॉडवे फैंस विद कर्व्ड ब्लेड्स, जो हवा पहुंचाए कोने कोने में। फीलिंग लाइक अ वाव। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Every new year we take a New Year resolution. New Year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard.
Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities and a great space to live. Come check it out. गुजरात के कच्छ में व्यवस्थापन तंत्र को दी गई धमकी मुद्दे कांग्रेस कार्यकरों ने आज कच्छ में गांधीधाम के ओस्लो ओवरब्रिज का ओपनिंग किया। ओस्लो ओवरब्रिज का काम पूर्ण हो जाने के बावजूद भी इस ब्रिज को आम नागरिकों के लिए खोला नहीं गया था। इसको लेकर काफी समय से कांग्रेस द्वारा विरोध किया जा रहा था। इससे पहले भी इस ब्रिज के ओपनिंग को लेकर कांग्रेस कार्यकरों ने गांधीधाम में धरना दिया था। कच्छ के अंजार आरएंडबी विभाग और व्यवस्थापन तंत्र द्वारा ठेकेदार को बचाए जाने का भी आप और कांग्रेस के कार्यकरों ने आरोप लगाया। इस घटना के चलते स्थल पर तुरंत पुलिस पहुंची और ब्रिज को पुनः बंद किया गया। मई में थोक महंगाई बढ़कर 15 महीनों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। आज यानी 14 जून को जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार मई में थोक महंगाई बढ़कर 2.61% पर पहुंच गई है। फरवरी 2023 में थोक महंगाई दर 3.85% रही थी। वहीं अप्रैल 2024 में महंगाई 1.26% रही थी, जो 13 महीने का उच्चतम स्तर था। इससे एक महीने पहले मार्च 2024 में ये 0.53% रही थी। फरवरी में थोक महंगाई 0.20% रही थी। उधर बुधवार को रिटेल महंगाई में गिरावट देखने को मिली थी। नीट परीक्षा में हुई धांधली मामले गुजरात कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधते हुए मामले में ठोस जांच की मांग की है। पूरे देश में 24 लाख विद्यार्थियों ने तबीबी अभ्यासक्रम के लिए ली जाने वाली नीट के नतीजे सामने आए। इसमें जो बात सर्वोच्च अदालत में रखी गई, एक इश्यू था कि बड़े पैमाने पे गड़बड़ी हुई है, घोटाला हुआ है, धांधली हुई है, और दूसरा साथ साथ में ग्रेसिंग मार्क्स की भी बात सामने आई थी। सर्वोच्च अदालत ने ये बात स्पष्ट कर दी है, ग्रेसिंग वाली बात है वो निकाल दी है कि नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया गई है इसकी कोई फॉर्मूला नहीं थी। एनटीए ने भी बात रखी, पर पूरी तरह से ये पूरा मामला अकेला ग्रेसिंग के सीमित नहीं था। ग्रेसिंग मार्क के साथ साथ नीट की पूरी व्यवस्था में बड़े पैमाने पे बहुत से राज्यों में से ये शिकायत सामने आई। बहुत से बच्चों ने, अभिभावकों ने भी एनटीए के सामने शिकायत रखी, सुप्रीम कोर्ट में भी अर्जी दायर की, और सभी बात को देख के गड़बड़ी और बड़े पैमाने पे घोटाला हुआ है। बिहार में पेपर लीक की बात सामने आई है, वहाँ फर्स्ट इन्फॉर्मेशन एफआईआर भी दर्ज हुई है, बहुत से संदिग्ध लोगों को अटकायत हुई है, इसके खिलाफ केस भी दर्ज हुआ है। एनटीए मानने के लिए तैयार नहीं। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, जिसकी जिम्मेदारी बनती है वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और केंद्र सरकार का शिक्षा विभाग, दोनों क्यों जवाबदारी से भाग रहा है? क्या इसकी जवाबदेही नहीं बनती है कि देश के 24 लाख बच्चों का भविष्य का सवाल है, इसके लिए वो पारदर्शिता लाए? गोधरा में, गुजरात में जो धांधली हुई, बड़े पैमाने पे पैसा लेके पेपर करना, इसमें बहुत से बच्चे 1000 किलोमीटर दूर से ये परीक्षा केंद्र पे परीक्षा देने के लिए तय हुए थे। इसके पीछे कौन है साजिश? स्कूल के संचालक का क्या भाजपा के साथ कनेक्शन है? सरकार के साथ इसकी क्या मिलीभगत है? ये पूरी व्यवस्था में, परीक्षा में, नीट के पेपर लिखने के लेके सभी व्यवस्था में कोचिंग क्लास का क्या साठगांठ है? ये पूरी बात की सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में फॉरेंसिक जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये देश का भविष्य का सवाल है। आने वाली पीढ़ी के जो डॉक्टर बनने, तबीब बनने वाले हैं, वो आरोग्य सेवा का भी सवाल है। तो मैं मानता हूँ कि सरकार को सामने आके इसमें लिपाथोपी करने की जगह पे पूरी गैररीति, गड़बड़ी जो भी हुई है, पेपर लीक हुआ है कि नहीं हुआ है, पूरी पारदर्शक तरीके से जाँच होनी चाहिए। वो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जाँच हो, ऐसी हमारी मांग है। गुजरात के वडोदरा की आईटीएम एसएलएस यूनिवर्सिटी में उषा मेहता के नाम पर देश का पहला कम्युनिकेशन लैब बनाया गया है, जिसके इनॉग्रेशन के लिए खास मेहमानों को आमंत्रित किया गया। आज वडोदरा जिल्लाना मध्यस्थ कार्यालय खाते मोटी संख्या में कार्यकर्ताओं की हाजरी में जिल्लाना अध्यक्ष श्रीमान सतीशभाई, डभोई विधानसभा धारासभ्य श्रीमान शैलेषभाई, अमरा वडोदरा महानगरना अध्यक्ष डॉक्टर विजयभाई शाह, स्वामिनारायण संप्रदायना संतो संगठननी पूर्ण टीम साथे मळी अने
અમારા સર્વે સાંસદ અને ધારાસભ્યના વિજેતા તમામ લોકોનું સ્વાગત સત્કાર કરવા માટે આવ્યા છે. સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયથી પણ સંતો આવ્યા અને પ્રદેશથી અમારા પ્રદેશ ઉપાધ્યક્ષ ઝોનના પ્રભારી શ્રીમાન ગોરધનભાઈ ઝડફિયા પણ અહીં આવ્યા છે. અમારા માટે આ સ્વાગત સત્કારનો કાર્યક્રમ છે, પરંતુ અમે સૌ એવું માનીએ છીએ કે આજે ચારે ચાર કમળ મજબૂતીથી વડોદરાથી મોકલાવવામાં આવ્યા છે. ભારતીય જનતા પાર્ટી વડોદરા જિલ્લા તરફથી વડોદરા જિલ્લામાં આવતી 3 લોકસભાના અમારા ઉમેદવારો જંગી બહુમતીથી જીત્યા છે. સાથે સાથે વાઘોડિયાના અમારા ધારાસભ્ય પણ ખૂબ મોટી જંગી લીડથી જીત્યા. ત્યારે વડોદરા ભારતીય જનતા પાર્ટી તરફથી આ ચારે ચાર ઉમેદવારોનું અમારે સન્માન કરવામાં આવ્યું. સાથે અમારા પ્રદેશના ઉપપ્રમુખ ગોરધનભાઈ ઝડેપિયાજી સંતો પણ હાજર રહ્યા. એમને આશીર્વાદ આપ્યા છે કે હવે જનતાની વચ્ચે જઈને તમામ કામો જનતાના કરો અને સરકાર તરફથી જે કંઈ યોજના હોય એ જન જન સુધી પહોંચે એવું આયોજન આ ચારે ચાર हमारा सांसदों और धारासभ्यों करसे। VNM टीवी की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट जियो टीवी के 498 नंबर के चैनल पर VNM टीवी 24 घंटे आपके लिए उपलब्ध है। तो देखते रहिए VNM टीवी। न्यूज रूम से आज के लिए बस इतना ही। देश, दुनिया, शहर, जिले की तमाम खबरों को लेकर हम कल फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।